नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है विश्वास का मरहम और इसके 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये छठा और अंतिम भाग है। इस पार्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर पहले के पार्ट नहीं पढ़े तो उन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी हुई है, उसमें वो सारे पार्ट मिल जाएंगे। तो वहाँ जाकर के पहले आप वो पार्ट पढ़ लीजिए। और ये पेज जो आपको नज़र आ रहा है, ये 5वें पार्ट का लास्ट पेज है। तो ये पेज पढ़ने के बाद अब हम आगे का हिस्सा है वो शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी डियर कहकर अंजलि ने अपने सामने रखा प्याला उठाकर होठों से लगाया और एक सांस में प्याला खाली कर कर नीचे रख दिया। मोहन, डैड आज अभी तक सोकर नहीं उठे? अगले दिन सुबह जब अनुराधा फ्रेश होकर नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में पहुंची और उसे हर दिन उससे पहले डाइनिंग रूम में उससे पहले पहुंच जाने वाले उसके पिता नज़र नहीं आए तो उसे डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रहे उसके घरेलू नौकर से ये सवाल करना पड़ गया। दीदी, वे कल रात में आपकी सहेली को उसके घर छोड़ने गए थे तो अभी तक वापस ही नहीं लौटे। मोहन के जवाब ने अनुराधा को और ज़्यादा हैरान परेशान कर दिया। व्हाट? कल रात डैड अंजलि को छोड़ने गए थे? जी हाँ। शिवम कहाँ है? मैं यही हूँ। मोहन के जवाब देने से पहले ही शिवम ने डाइनिंग रूम में दाखिल होकर अनुराधा के सवाल का जवाब दे दिया। कल रात मैंने तुम्हें अंजलि को उसके घर छोड़ने के लिए कहा था ना, तो फिर तुमने डैड को उसे छोड़ने क्यों जाने दिया? मैं तुम्हारी उस फ्रेंड के साथ नीचे आया तो तुम्हारे डैड ने मुझे कहा कि मेरा एक यंग गर्ल को रात में उसके घर छोड़ने जाना सही नहीं है, इसलिए वे ही तुम्हारी उस फ्रेंड को उसके घर छोड़ने जाएंगे। और तुम्हारी उस फ्रेंड ने भी उसकी बात को सही बता दिया। इस वजह से मुझे तुम्हारे डैड को तुम्हारी फ्रेंड को छोड़ने जाने देना पड़ा। अरे यार, मेरे कल रात को तुम्हारे सामने मेरे डैड की प्रॉब्लम्स के बारे में अंजलि को बताने और अंजलि को तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश न करने की शर्त रखने पर तो तुम्हें ये समझ लेना चाहिए था कि मेरे डैड और अंजलि दोनों ही लूज कैरेक्टर के लोग हैं और उन्हें रात में नशे की हालत में एक दूसरे के साथ कहीं जाने देने का काफ़ी ख़राब नतीजा सामने आ सकता है। ये बात मैं समझ गया था और मैं उन दोनों को साथ जाने से रोकना भी चाहता था, लेकिन मेरे पास तुम्हारे डैड को तुम्हारी फ्रेंड को छोड़ने जाने से रोकने का राइट नहीं था, इसलिए मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। तुम्हारी बात सही है, पर तुम्हें रोकने के लिए मुझे तो जगा सकते थे ना। मैंने तुम्हें जगाया था, पर तुम एक बार आंखें खोलने के बाद करवट बदल कर सो गई, इसलिए मुझे भी चुपचाप सो जाना पड़ा। तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो तो अपने लेफ्ट फोर आर्म के स्किन को ध्यान से देखो। उस पर अभी भी मेरी उंगलियों के हल्के निशान मौजूद हैं जो मैंने तुम्हें जगाने की कोशिश करने पर बने थे। ठीक है, पर मेरे ना जागने पर तुम्हें मेरे डैड के टाइमली नहीं लौटने पर उन्हें कॉल करके वापस बुलाने के लिए ट्राई करना चाहिए था, जो तुमने डेफिनेटली नहीं किया होगा। यू आर राइट, मैंने उन्हें कॉल करके वापस आने के लिए कन्विंस करने की कोशिश नहीं की और इसकी वजह ये थी कि मुझे लगा कि वे मुझे मना करके खुद तुम्हारी फ्रेंड को छोड़ने किसी पर्पज़ से गए हैं, उसे पूरा किए बिना नहीं लौटेंगे। यानी तुम्हें भी यही लगता है कि वे अंजलि के साथ। दीदी साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं। 1 डेढ़ घंटे पहले डाइनिंग रूम से बाहर निकले मोहन ने हाथ में एक मोबाइल लेकर अंदर दाखिल होते हुए अनुराधा से कहा, लाओ दो। अनुराधा के मांगने पर मोहन ने उसे मोबाइल थमा दिया। तुम्हारे डैड ठीक है ना? अनुराधा के मोबाइल पर बातचीत खत्म करते ही पास में खड़े शिवम ने उनसे पूछा। हाँ, अनुराधा ने अनमने ढंग से जवाब दिया। तो फिर तुम उनसे बात करने के बाद इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो? यार, तुम्हें इस बात से क्या लेना देना कि मैं क्यों परेशान हूँ? लेना देना तो कुछ भी नहीं है, पर 2 दिन से इस घर की रोटियां तोड़ रहा हूँ, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हारी परेशानी की वजह पूछ लेना चाहिए और उसके मेरी हेल्प से सॉल्व होने की गुंजाइश हो तो हेल्प भी कर देनी चाहिए। पर तुम्हें नहीं बताना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बाहर जा रहा हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। रुको। अपनी बात कहने के बाद डाइनिंग रूम से बाहर निकल रहे शिवम के कानों में अनुराधा का कहा गया शब्द पड़ा तो वह पलटकर अनुराधा की ओर सवालिया निगाहों से देखने लगा। डैड अंजलि के साथ शादी करके उसे हमेशा के लिए इस घर में लेकर आ रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए जिससे वो कमीनी इस घर में मेरी नई माँ बनकर ना आ सके?
अनुराधा ने पहले मोहन की तरफ देखा और मोहन के उसके मंतव्य समझकर रूम से बाहर निकल जाने के बाद उसने शिवम को एक चौंका देने वाली जानकारी देकर उससे एक मुश्किल सवाल कर दिया। तुम्हें उन्हें खोजकर अंजलि के साथ शादी करने से रोकना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे डैड के अंजलि से शादी कर लेने के बाद उसे घर में आने से रोकना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पर उन्हें मैं खोजूंगी कैसे? उन्होंने मुझे ये तो बताया कि वो उस कमीनी के साथ आज ही शादी करने वाले हैं, पर ये नहीं बताया कि वो उससे कब और कहाँ शादी कर रहे हैं, और ना ही उनसे पूछने पर वो बताएंगे। उनकी मोबाइल लोकेशन ऑन होगी तो मैं उन्हें कॉन्टैक्ट नंबर से उसकी प्रेजेंट लोकेशन ट्रैक कर सकता हूँ। ये तो मैं भी कर सकती हूँ, पर वो एक बड़े बिजनेसमैन होने की वजह से अपनी मोबाइल लोकेशन कभी ऑन नहीं रखते हैं, क्योंकि इसका उनके कॉम्पिटिटर्स और क्रिमिनल्स मिसयूज़ कर सकते हैं। फिर तो उनकी कॉन्टैक्ट नंबर से उनकी लोकेशन का पता पुलिस ही लगा सकती है। तो क्या तुम्हें उन्हें खोजने के लिए पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए? पुलिस उनकी शादी रुकवाने के लिए उन्हें खोजने में तुम्हारी हेल्प कोई हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि किसी भी इंसान की शादी रुकवाने के लिए पुलिस तभी हेल्प करती है जब वो मैरिड पर्सन हो, और ऐसी हेल्प की डिमांड उसकी लीगल वेडेड लाइफ करती है। जबकि तुम्हारी मॉम तो सालों पहले ही एक्सपायर हो चुकी हैं, इसलिए उन्हें किसी के साथ शादी करने से रोकने के लिए कहीं से भी कोई लीगल हेल्प मिलने में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इट मीन्स मुझे उन्हें खोजने के लिए खुद ही हाथ पैर चलाने पड़ेगा। हाँ, क्या इस काम में तुम मेरी हेल्प करोगे? ऑफ कोर्स। मैं इस घर की, अरे उस बात को छोड़ो यार, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एज ए टू फ्रेंड ऑनेस्टली मेरी हेल्प करो। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होते ही मैं ईसा का न्यूड वीडियो भी डिलीट कर दूँगी और तुम्हें भी तुम्हारी मर्जी के अकॉर्डिंग लाइफ जीने के लिए आज़ाद कर दूँगी। अब तुम जल्दी से बाहर निकल कर मेरी गाड़ी निकालो। मैं भी अपनी ड्रेस चेंज करके इमीडिएटली बाहर आ रही हूँ। अनुराधा की बात पर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए शिवम कमरे से बाहर निकल गया। शिवम, गाड़ी घर की तरफ टर्न कर लो। अनुराधा ने अपने मोबाइल पर आई कॉल रिसीव करने के बाद कार ड्राइव कर रहे शिवम की ओर देखकर कहा, क्यों, क्या हुआ? शिवम ने कार की स्पीड कम करते हुए सवाल किया। हम जिन लोगों की शादी रुकवाने के लिए सुबह से मंदिरों और कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, वे शादी करके घर पहुंच चुके हैं। अब तुम क्या करोगी? वही करूंगी जो करने का एकमात्र ऑप्शन मेरे सामने बच गया, मतलब उसे घर घसीट कर घर से बाहर निकाल दूंगी। तुम्हारे डैड तुम्हें ऐसा करने देंगे? नहीं करने देंगे तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। कहाँ? पता नहीं। प्लीज़ अब घर पहुंचने से पहले तुम कोई और क्वेश्चन मुझसे मत करना, ओके? कहकर शिवम ने अनुराधा से अपना ध्यान हटा लिया। देख, मैं तुझे लास्ट टाइम समझा रही हूँ कि तू यहाँ से सीधी तरह से निकल जा, नहीं तो तेरा वो हाल करूँगी कि तेरी अगली 7 पुश्तों में पैदा होने वाली कोई भी लड़की किसी को अपने जाल में फंसाने के बारे में नहीं सोच पाएगी। अनुराधा ने दुल्हन के लिबास में बेड पर बैठी अंजलि को सर्द लहजे में चेतावनी दी, लेकिन अंजलि पर उसकी चेतावनी का कोई भी असर नहीं नजर आ रहा था। वह पूर्वतः आराम से बैठी उसकी ओर देखकर ढिठाई से मुस्कुराती रही, जिसकी वजह से अनुराधा का पारा और भी ऊपर चढ़ गया। लगता है तुझे घसीट कर ही बाहर निकालना पड़ेगा, कहकर अनुराधा दांत पीसती हुई उसकी ओर बढ़ी, लेकिन वह अंजलि के साथ कुछ करना तो दूर रहा, उसे छू भी नहीं पाई, क्योंकि उसकी अंजलि की बाह पकड़ने के लिए बढ़ाया गया हाथ अंजलि तक पहुंचने से पहले उसके पिता ने कमरे में दाखिल होकर उसे इतनी जोर से झटका दिया कि वो लड़खड़ाकर कमरे की फर्श पर गिर गई। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? कमरे के गेट पर खड़े शिवम ने फुर्ती से राज गोयल की बगल से गुजरकर अनुराधा को उठाकर फर्श पर बिठाते हुए सवाल किया। चोट तो बहुत ज़ोर से लगी है यार, लेकिन बॉडी में नहीं, दिल पर लगी है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे डैड इस बदचलन लड़की के लिए मुझे धक्का देकर गिरा देंगे, लेकिन ये इन्होंने इतनी आसानी से कर दिखाया। उससे मेरे लिए ये डिसाइड कर पाना मुश्किल हो रहा है कि मेरे डैड ही हैं या मेरे डैड के रूप में मेरे सामने उनका कोई डुप्लीकेट खड़ा है। शिवम, तुम मुझ पर एक एहसान करोगे? बोलो, क्या करना है? अभी के अभी मुझे इस घर से कहीं दूर ले चलो। ठीक है, आओ, कहकर शिवम ने सहारा देकर अनुराधा को
खड़े होने में मदद की और उसे साथ लेकर कमरे से बाहर निकल गया। ईसा इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए प्लीज अब तुम इसे कुछ कहकर शर्मिंदा मत करना। शिवम ने पलंग पर बैठी अनुराधा की ओर इशारा करते हुए ईसा को समझाया। यार मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि इसे ऐसी हालत में कुछ उल्टे सीधा कहकर शर्मिंदा करूँगी जब इसके दिल और जिस्म दोनों ही जख्मी हैं। ईसा का जवाब सुनकर शिवम के चेहरे पर कुछ ऐसे अविश्वास के भाव उभरे मानो उसे भी उम्मीद नहीं थी कि ईसा ऐसी समझदारी भरी बात भी कर सकती है। इट मीन्स आप मुझे मेरे दिल और जिस्म के जख्म ठीक होने के बाद उल्टा सीधा कहेंगी? अनुराधा ने शिवम और ईसा की बातचीत में हस्तक्षेप करते हुए ईसा की ओर आशंकित निगाहों से देखते हुए सवाल किया। अरे नहीं, मैं तुम्हें कभी कुछ उल्टा सीधा नहीं कहूँगी। वाई आई मीन टू से कि मैं आपके मुंह से उल्टा सीधा सुनना डिजर्व करती हूँ, फिर आप ये क्यों कह रही हैं कि आप मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगी? वो इसलिए क्योंकि तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो और तुम्हें अपनी गलती का भी एहसास हो गया है। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कहकर शर्मिंदा करने की बजाय तुम्हें सहारा देना चाहिए। अरे क्या हुआ? तुम्हारी आंखों से सडनली आंसू क्यों बहने लग गए? ये खुशी के आंसू हैं दी। एक्चुअली कुछ दिन पहले ही मेरे दिल को अपने प्यार को पाने की उम्मीद की चिता जलानी पड़ी और मैं इस सदमे से उभर भी नहीं पाई थी कि मुझे मेरे डैड और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मिलकर 440 वोल्ट का एक और शॉक दे दिया, जिसकी वजह से मुझे अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से कलरलेस लगने लगी थी। लेकिन आपकी कही हुई बातें सुनकर मुझे सडनली अपनी लाइफ इंटरेस्टिंग लगने लगी है, क्योंकि अब कुछ नहीं तो कम से कम मेरे पास एक ऐसी बड़ी बहन तो है मैं जिसकी गोद में सिर रखकर जी भर कर रो सकती हूँ। प्लीज़ दी, मुझे सिर रख कर रोने के लिए अपनी गोद में थोड़ी देर के लिए जगह दे दीजिए। तुम्हें मेरी गोद में सिर रखने के लिए लाइफ टाइम के लिए जगह मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ हंसने और मुस्कुराने के लिए। कहते हुए ईसा ने अनुराधा के सिरहाने बैठकर उसके सिर अपनी गोद में ले लिया और अपने दुपट्टे से उसके गालों पर फैले आंसू साफ करने लग गई। यार दी, हम लोग इस छोटे से घर में कब तक ऐसे ही अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तरसते हुए घुटते घुटते जीते रहेंगे? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अब हमें उस इंसान के खिलाफ केस डालकर उसकी प्रॉपर्टी से हमें अपना 2/3 शेयर ले लेना चाहिए, जिसे लेने का हमें लीगल राइट है? अनुराधा ने किचन में दाखिल होकर खाना बनाने में व्यस्त ईसा से ये सवाल किए तो वो एकाएक काफ़ी परेशान नजर आने लगी। यार मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी इस बात का क्या जवाब दूँ। तुम डेली मेरे सामने कभी डायरेक्टर तो कभी इनडायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चंस लेकर खड़ी हो जाती हो, और मैं तुम्हारे जीजू से इसके बारे में बात करती हूँ तो वो ये कहकर मुझे वेट करने के लिए कन्विंस कर लेते हैं कि सही समय आने पर वे खुद आगे होकर हम दोनों की ओर से केस डलवा देंगे और हमें हमारा राइट मिलने तक हमारी हेल्प करेंगे। ईसा ने उलझन भरी निगाहों से अनुराधा की ओर देखते हुए काफ़ी परेशान स्वर में जवाब दिया। ये तो मैं भी उनके मुंह से पिछले 4 माह से सुन रही हूँ, लेकिन आज तक मेरी समझ में बात नहीं आई कि वे आखिर हमें किस सही समय का इंतज़ार करने के लिए कह रहे हैं। मैं तुम दोनों को जिस सही समय का इंतज़ार करने के लिए कह रहा था वो अब आ चुका है। एक्चुअली मैं इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि तुम्हारे डैड, सॉरी गलती से मुंह से निकल गया, प्लीज़ तुम दोनों मुझे गालियाँ मत देना। शिवम ने किचन में दाखिल होकर अनुराधा की बात का जवाब देने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने मुंह से निकले गलत शब्द से होने वाले डैमेज कंट्रोल के चक्कर में अपनी बात पूरी करना भूल गई। नहीं देंगे, बट इसके लिए आपको 1 अटेम्प्ट में ही वो सारी बात हमें समझानी पड़ेगी जिसे समझाने आप हमारे पास आए हैं। अनुराधा ने एक शर्त पर शिवम को उसकी गलती के लिए गालियां न देने का और अपने साथ साथ ईसा की ओर से भी आश्वासन दे दिया। एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि मैं 50 साल के राज गोयल की आंखों पर उसकी 24 साल की बीवी के प्यार की बंधी पट्टी खुलवाने का इंतज़ार कर रहा था, ताकि राज गोयल बिना केस किए ही तुम दोनों को अपनी प्रॉपर्टी में से तुम्हारे राइट की शेयर देने के लिए तैयार हो जाए। और 4 माह बाद अब मेरा वो इंतज़ार पूरा हो चुका है। 2 दिनों पहले राज गोयल ने अपनी तीसरी बीवी अंजलि को किसी से बात फ़ोन पर ये कहते हुए सुन लिया
कि उसे राज गोयल को ऊपर भेजने का मौका ही नहीं मिल रहा, नहीं तो वो खुद भी सफ़ेद साड़ी पहनकर राज गोयल की कुर्सी पर बैठने के लिए काफ़ी लालायित है। लेकिन उसे उम्मीद है कि ये मौका उसे जल्दी ही मिल जाएगा। ये सुनने के बाद राज गोयल ने अंजलि को धक्के मारकर घर से निकाल दिया, लेकिन वे इस ग्राउंड पर अंजलि से डिवोर्स नहीं ले सकते, क्योंकि उनके पास उनकी दौलत हासिल करने के लिए उन्हें मारने की बात अंजलि के मुंह से सुनने का कोई सबूत नहीं है। इसलिए वो जल्दी से जल्दी अपनी सारी प्रॉपर्टी अनुराधा के नाम कर देना चाहते हैं, ताकि यदि इन फ्यूचर अंजलि खुद या किसी मददगार से के थ्रू उनकी हत्या कर देती है तो उनकी प्रॉपर्टी में से उसके हाथ कुछ ना लगे। आज उन्होंने मुझे बुलाकर खुद ये बात बताई और मुझसे अनुराधा के रजिस्ट्रार ऑफिस आकर उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफ़र करवाने में कोऑपरेट करने के लिए भी कन्विंस करने की रिक्वेस्ट की है। इट मीन्स आपने उन्हें ये नहीं बताया कि उनकी प्रॉपर्टी के एक नहीं बल्कि दो दावेदार हैं। अरे उन्हें ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी प्रॉपर्टी हम दोनों के नाम हो या तुम्हारे अकेले के नाम हो, एक ही बात है। अनुराधा के सवाल का शिवम से पहले ही ईशा ने जवाब दे दिया। नो दी, मेरा राइट मैं लूँगी और आपका राइट आप लीजिए। आप दोनों में से कोई उनसे ये बात तो करेगा नहीं, इसलिए मैं ही उन्हें उनके पास्ट की याद दिलाकर कह देती हूँ कि उन्हें अपनी प्रॉपर्टी को अंजलि से बचाना है तो उन्हें 2 भागों में डिवाइड करके आधी आधी हम दोनों के नाम करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ हम लोग कोर्ट के थ्रू अपने शेयर्स लेंगे। अरे सुनो तो, ईशा ने अनुराधा को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी बात सुने बिना ही किचन से बाहर निकल गई। करोड़पति बनने के लिए दोनों बहनों को हार्दिक बधाई। रजिस्ट्रार ऑफिस से बाहर निकलते ही शिवम ने ईशा और अनुराधा से बारी बारी हाथ मिलाकर उन्हें बधाइयाँ दी, जिसके बाद दोनों ने उनका आभार व्यक्त किया और एक दूसरे के गले लग गई। सुमन, मुझे माफ़ कर दो। इन दोनों के पीछे रजिस्ट्रार ऑफिस से बाहर निकले राज गोयल ने ईशा और अनुराधा के गले मिलकर देखने के बाद अपनी नम हुई आंखों को साफ करते हुए कुछ दूर खड़ी सुमन के पास जाकर उससे क्षमा याचना की। तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें मेरी दोनों बेटियों के नाम अपनी प्रॉपर्टी करने के लिए तुम्हारे तैयार होने की बात जानने के बाद ही माफ़ कर चुकी हूँ। सुमन ने राज गोयल को उपेक्षा भरी निगाहों से देखते हुए रूखे स्वर में जवाब दिया, शुक्रिया, पर क्या तुम अपनी ज़िंदगी के बचा हुआ सफ़र मेरे साथ? ऐसा तो ख्वाब में भी मत सोचना। तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं पल भर के लिए भी तुम्हारा साथ पाना डिजर्व नहीं करता हूँ। कहकर राज गोयल थके थके कदमों से रजिस्ट्रार ऑफिस के कंपाउंड से बाहर निकलने लगा, लेकिन शिवम ने आंखों के इशारे से अनुराधा का ध्यान राज गोयल की तरफ आकर्षित करवाया और उसने राज गोयल की ओर कदम बढ़ाते हुए उन्हें रोकने के लिए कहा तो वो रुक गए। डैड, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे थे? अनुराधा की ओर सवालिया निगाहों से देख रहे उसके पिता से उसने ये सवाल किया तो उनकी आंखें दोबारा नम हो गई। उन्होंने कुछ देर तक स्नेह से अनुराधा को देखने के बाद अपनी आंखें साफ करते हुए ईशा की ओर देखा और कहा, क्या मेरी बड़ी बेटी मुझे डैड नहीं कहेगी? वे आपको डैड जरूर कहेंगी, लेकिन इसके लिए आपको अपनी गलती का प्रायश्चित करते हुए कुछ दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। ईशा से काफ़ी देर तक कोई जवाब ना मिलने पर उसकी ओर से अनुराधा ने ही जवाब दे दिया, मैं अपनी बेटियों के मुंह से प्यार से एक बार डैड सुनने के लिए अपनी गलतियों का सारी उम्र प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, पर फिलहाल हम लोगों को अब चलना चाहिए। बाय दी, बाय मोम, बाय जीजू। हाथ हिलाकर ईशा, सुमन और शिवम से विदा लेने के लिए अनुराधा अपने पिता को साथ लिए कंपाउंड से बाहर निकल गई। उसके बाद शिवम ने भी ईशा और सुमन के साथ लेकर कंपाउंड के गेट की तरफ कदम बढ़ा दिए। दोस्तों, तो ये कहानी ख़त्म हुई। बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।